मैं गुरु नितेश और आज आपको बीपीएससी 65 जो कि 15/10/2019 को हुआ था उसका क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा है, मैथ्स के 10 क्वेश्चन को। चूँकि इसी महीना में बीपीएससी होने वाला है और पहले भी हम बीपीएससी का वीडियो डाले हैं और एक सर्टेन पैटर्न पे ही मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए बार बार आप लोग को बोल रहे हैं कि अगर मैथ्स के क्वेश्चन इस तरह के आप 100, 50, 200 देख लेते हैं तो आपका ये 10 मार्क्स पक्का हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। 2019 का क्वेश्चन है, कहता है यदि x³ - y³ बराबर 117/8 है तथा x - y बराबर 3/2 है तो x² + xy + y² का मान क्या होगा। देखने में बहुत भारी क्वेश्चन लग रहा है लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्यों आसान है? क्योंकि हम जानते हैं कि a³ - b³ बराबर होता है a - b × a² + 2ab + b²। समझिए बात को, a³ - b³ बराबर होता है a - b × a² + 2ab + b²। यहां आप देखिए ये तो a³ - b³ दिया हुआ है, मतलब इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है। यहां क्या दिया हुआ है? x - y दिया हुआ है, इसका मतलब a - b का भी वैल्यू आपको दिया है। और ये आपसे पूछ रहा है x² + xy, सॉरी यहाँ 2 नहीं होता है, x² + xy + y² का मान क्या होगा। तो यही आपको निकालना है, a² + ab + b² का मान क्या होगा। तो हमको कुछ नहीं करना है, केवल वैल्यू को इसमें पुट कर देना है। 117/8 बराबर 3/2 × x² + xy + y²। अब इसको बराबर के इधर भेजेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बराबर के इधर भेजेंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? x² + xy + y² बराबर 117/8 गुना 2/3। तो 2 से ये 4 बार में कट जाएगा, 7 × 8 = 9, ये 3 से कटेगा, 3 × 3 = 9, बच गया 2, 9 × 3 = 27। तो ये हो जाएगा 39/4 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 39/4 ये आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही आसान क्वेश्चन है। a³ - b³ बराबर होता है a - b × a² + ab + b²। बस इसी पर आपको सेट कर देना है और ये आपको आंसर मिल जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि 5 का पावर x² + 2x + 7 बराबर 125 का पावर 2x + 1 हो तो x का मान क्या होगा। अगर 5 का पावर x² + 2x + 7 है और वह बराबर है 125 के पावर 2x + 1 का, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो एक फार्मूला होता है कि अगर a का पावर m बराबर a का पावर n हो तो m बराबर n होता है, तो m बराबर n होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ इसका बेस है 5, इसका बेस है 125, तो हम दोनों के बेस को बराबर करेंगे। दोनों के बेस को जब हम बराबर कर देंगे तो उसका पावर ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 5 का पावर x² + 2x + 7 बराबर 125 का पावर 2x + 1। अब 125 को 5 का पावर 3 बराबर 125 होता है, तो हम इसको इससे रिप्लेस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 का पावर x² + 2x + 7 बराबर 5 का पावर 3 × 2x + 1। अब इसका भी बेस 5, इसका भी बेस 5, दोनों का बेस आधार बराबर हो गया, तो दोनों का जो पावर है यह भी आपस में बराबर हो जाएगा। मतलब x² + 2x + 7 बराबर 3 × 2x + 1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा x² + 2x + 7 बराबर 3 × 2 = 6, 6x + 3। अब इसको बराबर के इधर ले आते हैं, दोनों प्लस है तो बराबर के इधर आएगा तो दोनों माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x² + 2x + 7 - 6x - 3 बराबर 0। अब इसको करेंगे तो x² इसको घटा लेंगे तो -4x और 7 में से 3 घट जाएगा तो +4 बराबर 0। अब इसको हम ऐसे तोड़ते हैं कि इसको गुना करने पे 4 आए और जोड़ने पे भी 4 आना चाहिए।
तो इसको 2 गुना 2 में अगर हम तोड़ दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 4 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस टू कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0। तो ये x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0, इसका मतलब x बराबर 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको इक्वेशन तोड़ने नहीं आता है, अगर आपको इक्वेशन तोड़ने में समस्या है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन आया है अगर इससे आगे आपको नहीं आता है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से पुट कर सकते हैं। ऑप्शन से हम इसका वैल्यू 5 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 5 प्लस 4, ये बराबर 0 अगर आएगा तो हमारा आंसर सही है। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 20 प्लस 4, तो 25 4 29 माइनस 20 बराबर 9, ये 0 नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। दूसरे ऑप्शन को हम पुट करते हैं इसी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में जो हमको इक्वेशन आया है 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 4 गुना 4 प्लस 4, तो क्या हो जाएगा 4 चौका 16 माइनस 16 प्लस 4, तो 16 16 तो 0 हो गया, लेकिन ये बराबर 4 आया, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब इसमें 3 को पुट करते हैं तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 3 प्लस 4, तो 9 माइनस 12 प्लस 4, तो मतलब 13 माइनस 12 बराबर 1, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और अगर हम इसमें 2 को पुट करें तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 प्लस 4, तो 4 माइनस 8 प्लस 4 बराबर 8 माइनस 8 बराबर 0। 0 जैसे आ गया या इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दिया तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कहता है यदि s बराबर समेशन ऑफ n बराबर 1 to 15 x प्लस 1/3 हो तो s का मान बताए। तो इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब समेशन ऑफ होता है और इसका मतलब होता है कि ये जो x दिया हुआ है इसका वैल्यू 1 से लेके 15 तक हमको लगातार रखना है। मतलब x का वैल्यू 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है, 15 तक रखना है। सबसे पहले 1 से शुरू करना है और 15 तक रखना है। ये जो है ये आपको बताता है कि शुरू कहां से करना है और ऊपर वाला आपको बताता है कि कहां तक जाना है। तो हम इसमें 1 से लेके 15 तक अगर वैल्यू रख दे तो ये आएगा 1 प्लस 1/3 प्लस 2 प्लस 1/3 प्लस 3 प्लस 1/3 प्लस डॉट 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 प्लस 15 प्लस 1/3। अब देखिए 1 2 3 4 5 जो होगा ये सब एक साथ चलेगा 15 तक, और 1/3 1/3 1/3 कांस्टेंट है तो ये एक साथ चलेगा। तो इसका मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 तक 15, अब प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये कहां तक चलेगा 15 बार चलेगा। तो 1/3 1/3 अगर 15 बार तक आप जोड़िएगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 1/3 गुना 15। अब इस पे आते हैं तो 1 से लेके 15 तक का जोड़ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस लेके n तक का जोड़ होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये फॉर्मूला होता है कि अगर लगातार n प्राकृत संख्याओं को जोड़ना है तो उसका जो योग होता है वह होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो इसी फॉर्मूला में हम इसको पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 गुना 15 प्लस 1/2 प्लस 1/3 गुना 15 टर्म है तो 15 से इसमें गुना कर देंगे तो यह हो जाएगा 15 गुना 16/2 प्लस 3 × 15 तो ये हो जाएगा 5। तो ये 8 दूना 16, 15 8 120 अब प्लस 5 तो ये हो जाएगा 125। 125 आपका आंसर हो जाएगा 125। ऑप्शन नंबर ए जो है यही आपका आंसर हो जाएगा 125। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 रेलगाड़ी जिसमें प्रत्येक की लंबाई 150 मीटर है और प्रत्येक की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, तो आपको समझना है इसमें कि 2 रेलगाड़ी है, दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही है। तो इसमें थोड़ा सा रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है। कहता है एक ट्रेन इधर से आ रही है और दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है। इधर से जाने वाली ट्रेन की लंबाई भी 150 मीटर है और इधर से भी आने वाली ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है।
इधर से जो ट्रेन जा रही है इसकी स्पीड भी 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इधर से जो ट्रेन आ रही है इसकी भी स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपको बताना है कि यह दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कब क्रॉस कर जाती है। बताइए, ये एक रेलगाड़ी है, एक दूसरी रेलगाड़ी है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, किसी भी स्पीड से आ रही है, तो दोनों अगर एक दूसरे की तरफ आएगी तो ये क्या होता है, स्पीड जुड़ जाता है। आप साधारणतः रेलगाड़ी में चढ़ते होइएगा तो जब सामने से कोई ट्रेन आती है तो आपको लगता होगा कि हमारे ट्रेन का स्पीड बढ़ गया, और आपके साथ साथ अगर कोई ट्रेन जाता होगा तो आपको लगता होगा कि हमारा स्पीड घट गया। तो ऑब्वियस सी बात है, सिंपल ऑब्जर्वेशन है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आता है तो दोनों का स्पीड जुड़ जाता है। और कितना दूरी क्रॉस करेगा, तो ये ट्रेन 150 मीटर, ये ट्रेन 150 मीटर, तो कुल मिला के 300 मीटर की दूरी इसको तय करना पड़ेगा, इसके लंबाई के बराबर और इसके लंबाई के बराबर। तो अगर इसको दूरी तय करना है तो 150 प्लस 150 बराबर 300 मीटर की इसको दूरी तय करना है, और इसका स्पीड, दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा, तो 90 प्लस 90 बराबर 180 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड हो जाएगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, हमको समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। लेकिन ये देखिए कि दूरी मीटर में दिया हुआ है और यह किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, तो हमको क्या करना होगा, दोनों को एक समान यूनिट में ले आना होगा। एक समान यूनिट में लाने के लिए इस किलोमीटर प्रति घंटा को हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। हम जानते हैं कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर नहीं हो जाएगा 50 मीटर प्रति सेकेंड, ये 10 गुना हो गया, तो ये भी तो 10 गुना हो जाएगा। तो इसका मतलब स्पीड इसका कितना हो गया, 50 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका मतलब समय जो होगा, दूरी है 300, अब बटा 50 कट जाएगा 6 मरतबे, 6 सेकेंड में दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। श्रेणी 1, 3, 9, 15, 25, 35 और 49 के बाद अगला पद क्या होगा, कहता है 1, 3, 9, 15, 25, 35 और 49 के बाद अगला क्या होगा। तो 1 है, फिर 3 है। देखिए यहाँ 1 तो 1 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है। अगर अगला होता तो वो सीधा सीधा 9 का स्क्वायर हो जाता, लेकिन यहाँ 3 है तो सब स्क्वायर चल रहा है। तो ये अगर 2 स्क्वायर माइनस 1 हो तो 2 दूना 4 माइनस 1 3, तो ये 15 क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस 1, 4 चौका 16 माइनस 1, 35 क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर माइनस 1, 6 1 36 माइनस 1। तो अगला क्या होगा, 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 हटाई 64 माइनस 1, मतलब 63। ऑप्शन नंबर डी 63 आंसर होता है। अगला क्वेश्चन कहता है यदि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 7, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 7 दिया होगा, और कहता है एक्स माइनस वाई बराबर 1 और एक्स माइनस वाई बराबर 1 दिया है। कहता है यह एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः x और y है, तो आयत के विकर्ण की लंबाई बताएं। तो मतलब x और y जो है वह आयत का लंबाई और चौड़ाई है। तो अगर x और y का वैल्यू हमको मिल जाएगा तो हमको आयत का लंबाई और चौड़ाई का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 7 दिया है। हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 7, और एक्स माइनस वाई बराबर 1 दिया हुआ है, इसका मतलब एक्स प्लस वाई इंटू 1 बराबर 7। तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई बराबर 7, और एक्स माइनस वाई बराबर 1 दिया है, एक्स माइनस वाई बराबर 1 दिया है। दोनों इक्वेशन को आपस में हम जोड़ देंगे, कैंसिल हो जाएगा। 2x बराबर 8, तो x बराबर 8/2 बराबर 4। अब इस x का वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमको y का वैल्यू आ जाएगा
तो x माइनस वाई बराबर 1, x का वैल्यू 4 आया, 4 माइनस वाई बराबर 1, तो माइनस वाई बराबर 1 माइनस 4, माइनस वाई बराबर माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर 3। मतलब आयत का लंबाई 4 है और आयत का चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। आयत का लंबाई 4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, और हमसे कह रहा है कि आयत का विकर्ण बताइए। तो विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो लंबाई हमको कितना आया है 4 का स्क्वायर, चौड़ाई है 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 16 प्लस 9 बराबर रूट अंडर 25, और 25 बराबर होता है 5। तो आयत के विकर्ण का लंबाई कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसी सेट का आखिरी क्वेश्चन कहता है कि 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60% विद्यार्थी कैरम खेलते हैं। ठीक है, 80 विद्यार्थी की कक्षा है, मतलब कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है 80, उसमें कहता है कि 60% लोग कैरम खेलते हैं, 45% लोग शतरंज खेलते हैं, और 10% विद्यार्थी न कैरम खेलता है न शतरंज खेलता है। तो जब भी आपको कोई भी डाटा दिया हो कि न खेलने वाला हो, तो सबसे पहले कुल हमेशा 100% होता है, और जो न खेलने वाला हो उसको सबसे पहले बाहर कर दीजिए। अगर वेन डायग्राम से देखिएगा तो वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, एक तरफ क्या बनेगा कैरम और दूसरे तरफ क्या बनेगा शतरंज। तो जो ना खेलने वाला विद्यार्थी है वो बाहर आ जाएगा 10%, तो इसका वैल्यू तो 90% ही बचेगा ना, इसमें से 10% घट जाएगा तो कितना बचेगा 90%। अब कहता है 60% कैरम खेलता है, 60% जो है वो कैरम खेलता है, और 45% जो विद्यार्थी है वह शतरंज खेलता है, 45% चेस खेलता है। ठीक है, अब दोनों को जोड़ेंगे 105%, हमारे पास है 90%, आ रहा है 105%। इसका मतलब क्या कि कुछ ऐसा लोग है जो दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, वैसा लोग को ढूंढना है। वैसे लोग को ढूंढने के लिए ये जो 90% है, 105 से 90 को हम घटा लेंगे, 105 से 90 को घटाएंगे तो ये आएगा 15%। 15% ऐसा लोग है जो कैरम भी खेलता है और शतरंज भी खेलता है। 60% लोग कैरम खेलता है, तो 60 में से 15 को घटा लेंगे तो कितना आएगा 45% लोग जो है वह शतरंज केवल कैरम खेलता है, और 45 में से 15 घटा लेंगे तो 30% लोग केवल शतरंज खेलता है। अब जोड़िए 45 प्लस 15 60 30 90 10 100, 100% था 100% हो गया। आपसे पूछता है कि केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 45% है। कहता है कक्षा में कुल 80 विद्यार्थी है, मतलब 100% बराबर है 80। आपको 45% चाहिए, तो अगर 10% निकालिएगा तो कितना आएगा 8, और अगर 5% निकालिएगा तो कितना आएगा 4। कैलकुलेशन अगर आपको नहीं आता है तो ये सारा टेक्निक है जिससे आप कर सकते हैं, और ये सब टेक्निक आपको स्टैट के लिए भी सीखना पड़ेगा। आप जब स्टैट का 72 नंबर का मार्क्स स्टैट का आता है तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस वेन डायग्राम में आपको बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये इससे आप भाग भी नहीं सकते। समस्या यह है कि इससे आप भाग भी नहीं सकते। आपको कितना भी कैलकुलेटर दे दिया जाए, अगर आपको नहीं समझ में आता है चीज़ें तो आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। चलिए हम खैर इसको बनाते हैं। तो 100% बराबर 80 है, 10% बराबर 8, इधर से एक जीरो कम हो गया तो इधर से भी एक जीरो कम गया, इसका आधा कर दिए तो इसका भी आधा कर दिए। क्यों किए? क्योंकि हम इसको अब मेंटली कैलकुलेट कर लेंगे। हमको चाहिए 45 मतलब 40 प्लस 5, तो 10 को 4 गुना कर देंगे तो 40 हो जाएगा। तो 8 चौका 32, इसमें 5% जोड़ देंगे तो 45 हो जाएगा। तो 32 4 36, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 36, ऑप्शन नंबर ए। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 100% बराबर 80, तो 45% बराबर 80 बट्टा 100 गुना 45, 0 से 0 कट गया, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 5 9 45, 9 चौका 36, 36 आंसर आ गया, 36 आंसर आ गया। तो ये था आपका बीपीएससी 2019 का क्वेश्चन। सारा क्वेश्चन हम सॉल्व करवा दिए। फिर अगले दिन देखते हैं
अगले एक सेट को क्वेश्चन को बना के देंगे। वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो विद्यार्थियों में 12 एक जैसी कलम बांटने के तरीके क्या होंगे यदि प्रत्येक को कम से कम 2 कलम देना आवश्यक है। तो दो विद्यार्थी है, ए है और बी है, दोनों में 12 एक जैसी कलम बांटना है और प्रत्येक में कम से कम 2 कलम देना है। तो ए को अगर 2 कलम दीजिएगा तो 12 में से बच कितना जाएगा 10, तो बी को आपको कितना देना होगा 10 कलम। ए को 3 कलम दीजिएगा तो बी को 9 कलम देना होगा। ए को 4 कलम दीजिएगा तो बी को 8 कलम देना होगा। ए को 5 कलम दीजिएगा तो बी को 7 कलम देना होगा। ए को 6 कलम दीजिएगा तो बी को 6 कलम देना होगा। ए को 7 कलम दीजिएगा तो बी को 5 कलम देना होगा। ए को 8 कलम दीजिएगा तो बी को 4 कलम देना होगा। ए को 9 दीजिएगा तो बी को 3 देना होगा। ए को 10 दीजिएगा तो बी को 2 देना होगा, क्योंकि 2 से कम अब किसी को आप दे नहीं सकते हैं। तो यहाँ मिनिमम ए को दिए हैं, यहाँ मिनिमम बी को दिए हैं, तो इससे ज़्यादा तरीका हो नहीं सकता है। बस इसको काउंट कर लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आंसर हो जाएगा 9 तरीके से हम इसको बांट सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि वृत्त ए और बी की त्रिज्याएं 1.5:1 के अनुपात में है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। कहता है दो वृत्त है ए और बी, तो ए का त्रिज्या कितना दिया है 1.5, बी का त्रिज्या कितना दिया है 1, तो इसका ए का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा पाई इंटू 1.5 का स्क्वायर, क्योंकि आर बराबर ही दिया हुआ है ना, त्रिज्या का अनुपात है तो आर ही दिया हुआ है, ए का आर दिया हुआ है और बी का आर दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा पाई इंटू 15 का स्क्वायर होता है 225 और एक अंक के बाद दशमलव होता है, स्क्वायर करते हैं तो 2 अंक के बाद हमको दशमलव देना पड़ता है, तो 2.25। तो इसका मतलब ए का एरिया हो जाएगा 2.25 पाई। अब बी का आर क्या है 1, तो बी का एरिया हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा पाई इंटू 1 का स्क्वायर, इसका मतलब पाई, तो बी का एरिया हो गया पाई। आपको कहता है दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, मतलब ए का क्षेत्रफल बटा बी का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो 2.25 पाई अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, मतलब 2.25 बटा 1, ए बटा बी बराबर एरिया का अनुपात है, तो ए का एरिया अनुपात बी का अनुपात 2.25 अनुपात 1, तो 2.25 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर सी 2.25 अनुपात 1 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक नल पानी के किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल पानी के उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, तो कहीं कंफ्यूज होने की बात नहीं है। एक नल पानी के टंकी को 3 घंटा में भर सकता है और दूसरा नल पानी के टंकी को 4 घंटा में खाली कर सकता है। तो जो भरता है आप कमाइएगा तो आप पॉजिटिव वर्क कीजिएगा, जब खर्च कीजिएगा तो निगेटिव वर्क होगा। अब खर्च कौन करेगा ये तो ऊपर वाला जानता है। तो ए 3 घंटा में अगर टंकी को भर सकता है, बी 4 घंटा में टंकी को खाली कर सकता है, तो ये पॉजिटिव वर्क कर रहा है और ये निगेटिव वर्क कर रहा है। तो दोनों का एलसीएम हम ले लेते हैं, आ जाएगा 12। एलसीएम से इसमें भागा दे देने पर यूनिट हमको मतलब प्रत्येक घंटा का काम आ जाता है, मतलब 1 घंटा में 4 यूनिट काम होगा और 4 घंटा में 3 यूनिट काम होगा। कहने का मतलब है जो एलसीएम होता है यह टोटल वर्क को बताता है, मतलब 12 यूनिट काम करना है। अगर ये 3 घंटा में 12 यूनिट करता है तो 4 यूनिट प्रत्येक घंटा में काम करेगा, तभी ना 12 यूनिट काम होगा। अगर ये 4 घंटा में 12 यूनिट पानी को खाली कर देता है, इसका मतलब है 1 घंटा में 3 यूनिट काम करता है, मतलब ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 1 यूनिट पॉजिटिव काम होगा। मतलब अगर 4 लीटर की सी टंकी में आप पानी भर रहे हैं और 3 लीटर पानी उसमें से निकाल ले रहे हैं, तो हर बार 1 लीटर पानी तो उसमें बच जाएगा, यही बात कर रहा है। और उसके बाद यह कंडीशन दे रहा है कि अगर टंकी 1/3 भरी हुई है
मतलब इस 12 लीटर के टंकी में 1/3 पहले से भरा हुआ है, मतलब 4 लीटर पानी पहले से है, तो खाली जगह को ही ना पानी भरेगा। तो 12 में 4 लीटर पानी है, तो पानी अब कितना है चाहिए, 8 लीटर और या 8 यूनिट और पानी हमको चाहिए इस टंकी को भरने के लिए। और आप यहां देख रहे हैं कि 1 घंटा में 1 यूनिट काम हो रहा है, तो 8 यूनिट काम होने में कितना समय लगेगा, तो समय हो जाएगा 8/1, मतलब 8 घंटा समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए 8 घंटा समय लगेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा।